अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस, आज हमारा लेक्चर नंबर 72 है। हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आइज़ा 706। ठीक है, आइज़ा 706 डिस्कस करते हैं। हमने ये हमारा लास्ट स्टैंडर्ड है इस चैप्टर का भी और इस सीरीज़ का भी जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। मैंने आपको बताया हुआ है कि अदरवाइज़ 710 भी है, 720 भी है, वो आपके सिलेबस के पार्ट दोनों चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, आइज़ा 700 की अगर बात की जाए तो हमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन वाली रिपोर्ट पढ़ी थी, जो सिंपल क्लीन रिपोर्ट होती है कि भाई सब कुछ ओके। 701 में हम गए तो ये भी सिर्फ की ऑडिट मैटर ही डलता है। इसका ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ये कोई क्वालिफिकेशन की वजह से डले, मतलब एक सेपरेट एक पैराग्राफ की बात। और की ऑडिट मैटर हमें पता है कि लिस्टेड कंपनीज के लिए मस्ट है, अदर दैन लिस्टेड के लिए मस्ट नहीं है, ऑप्शनल है। अगर ऑडिटर डालना चाहते हो डाल सकते हैं। अच्छा, देन आ गया जी आइज़ा 705, जिसने हमें मॉडिफाइड ओपिनियन की बात की। उसने बताया कि जी क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, आपका एडवर्स ओपिनियन क्या है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या है, वो कब कब देना है, किस किस तरह देना है, क्या वर्डिंग यूज़ करते हुए देना। ये इलस्ट्रेशन उसकी काफ़ी 5-6 दी हैं, वो आप लोगों ने भी देखनी है। हम ज़रा आइज़ा 706 भी पढ़ लें तो कल फिर रिपोर्ट को ओवरऑल उसकी इलस्ट्रेशन देख लेंगे ताकि सारी चीज़ें भी उसमें कवर हो जाए। अच्छा, फिर आज आ गया जी आइज़ा 706। याद करें, हमने एक बार एक बात की थी कि यार ये जो रिपोर्ट मॉडिफाई होती है, या तो ये ओपिनियन मॉडिफाई होने की वजह से हो सकती है। जाहिर है कि अगर ओपिनियन भी चेंज हो गया तो पहले तो जो आइज़ा 210 के मुताबिक हमने इंगेजमेंट लेटर के अंदर फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट प्रोवाइड किया था क्लाइंट को, ये वो वाला तो नहीं है, वो तो हमने सिंपल वाला दिया था। उसके अंदर चेंज आई, फिर भी रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है। और उसके अलावा अगर कोई और चेंज आ गई है, जैसा कि आइज़ा 706 वाली चेंजेस हैं, ये दो चेंजेस हैं बेसिकली। आइज़ा 706 कितनी चेंजेस है भाई? दो हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, दो पैराग्राफ के ऊपर ये बात करता है। एक पैराग्राफ है, उसका नाम एम्फसिस ऑफ बेटर पैराग्राफ, एम्फसिस ऑफ मैटर। ये नाम से जाहिर हो रहा है कि किसी मैटर, किसी मामले के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर एम्फेसाइज करना है ऑडिटर ने। मतलब ऑडिटर साहब को लग रहा है कि ये जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो रीडर्स हैं, क्योंकि देखिए हमने ऑडिट रिपोर्ट तो रीडर्स के लिए बनानी है, यूजर्स के लिए बनानी है। हम तो ऊपर स्टार में टाइटल ही ये देते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, ऐसे देते हैं, टू दी मेंबर्स हो। तो हम उनको कोई बात बताना चाह रहे हैं, हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। असल में हमारे तो एड्रेस ही वो होते हैं आमतौर पे, ठीक है। तो उनको अब हम कुछ बताना चाह रहे हैं जो कि हमें बतौर ऑडिटर लग रहा है कि यार किसी मैटर के ऊपर कंपनी ऑलरेडी बात कर चुकी हुई है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंपनी ऑलरेडी बात कर चुकी है, हमने एम्फेसाइज करना है। हमने क्या करना है? मजीद एम्फेसाइज करना, मजीद ज़रा जोर दे के वो बात बता देनी है बस यहाँ पे, ठीक है। तो ये एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एक तो डल जाता है, ठीक है जी। और दूसरा एक पैराग्राफ है, इसको हम EOMP बोलेंगे, ज़रा आसानी के लिए, बार बार लंबा नहीं बोला इतना। दूसरा एक पैराग्राफ है जी, उसका नाम है अदर मैटर पैराग्राफ। क्या नाम है? अदर मैटर पैराग्राफ। ये भी एक होता है, इसका भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आपने एक प्रिंसिपल याद रखना है ऑडिट रिपोर्ट का, जो काफ़ी बार मैंने आपको बताया है। प्रिंसिपल क्या है कि भाई अगर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर किसी चीज़ के लिए सेपरेट सेगमेंट मौजूद है, सेपरेट सेक्शन मौजूद है, तो वो चीज़ वहीं पर ही आएगी, वो कहीं और आपने नहीं लिखनी। अगर मिसाल के तौर पे देयर इज़ अ मटीरियल में स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके ऊपर जो बात होनी है वो क्वालिफाइड ओपिनियन एंड बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में ही होनी है, और कहीं नहीं होनी। इफ़ देयर इज़ अ परवेसिव मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसकी बात एडवर्स ओपिनियन एंड बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में ही होनी है, कहीं और नहीं होनी। और इस तरह डिस्क्लेमर है। इसी तरह की ऑडिट मैटर है, अगर आपको लग रहा है कि सम मैटर इज अ की ऑडिट मैटर, तो भाई उसको आपने की ऑडिट मैटर के अंदर ही लिखना है। हाँ, जब आपकी क्वालिफिकेशन लगती है, या आपके एडवर्स ओपिनियन होता है, या आपकी मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न होती है, वो भी की ऑडिट मैटर ही हैं। लेकिन वहां पर भी हम फिर क्या करते हैं? हम कहते हैं जब इसका अलग से सेक्शन जो मौजूद है, मटेरियल अनसर्टेनिटी का अलग से एक पैराग्राफ आइज़ा 570 के मुताबिक है, क्वालिफाइड ओपिनियन का, एडवर्स ओपिनियन का अलग से पैराग्राफ मौजूद है, तो भाई इसको कैम के अंदर दोबारा सारे का सारा नहीं लिख देना आपने, बल्कि आप सिंपल क्या लिख देते हो? इन एडिशन टू दोज मैटर्स
फला मैटर भी कायम है, मतलब इन एडिशन टू रेफर करके आप आगे बढ़ जाते हो, दोबारा से नहीं लिखते, क्योंकि मकसद फोद हो गया चीज़ें। एक तो रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, और सेकेंडली जो चीज़ जहाँ की है वहीं पर लिखना है। तो भाई ये वाले पैराग्राफ भी जहाँ के हैं वहाँ पर ही लिखने हैं, और इनका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके जिस बात को रखना है वो बड़ा दिल करेगा क्या इस पर भी एम्फसिस डाल दें, इस पर भी डाल दें, इस पर भी डाल दें, इधर भी अदर मैटर डाल दें। कहते नहीं नहीं, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब ये दो पैराग्राफ हैं, इसमें मेनली पहले हम वैसे फ़र्क देख लेते हैं। अगर हम ओवरऑल ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो वो आपको पता है कि टाइटल से स्टार्ट होती है, एड्रेस ही उसका कौन है, ओपिनियन पैराग्राफ के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन कर ली है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तो उधर ही आएंगी, सही है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी जो उसका सेक्शन है उधर ही आएंगी, बात समझ नहीं है। फिर अगर की ऑडिट मैटर आ गया ISO 701 तो वो भी उधर ही आएगा जो उसका हिस्सा है, जो सेक्शन है उसका, सही है। अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है तो वो भी उसका भी ISO 570 के मुताबिक एक पैराग्राफ है, वहाँ पर आएगा। स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि यार अगर इनके अलावा कोई ऐसी बात है जो ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बताई हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ये बात बड़ी अहम है, ऑलरेडी बताई हुई बात के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहते हैं ऑडिटर। क्यों करना चाहता है? क्योंकि अगर ऑडिटर को लग रहा है कि यार ये वाला मैटर इतना अहम है कि इसके ऊपर मैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी चंद अल्फाज बोल दूं ताकि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेहतर हो जाए। मुझे ये लग रहा है बतौर ऑडिटर कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये इस तरह की चीज़ें बताई हुई हैं, कुछ डिस्क्लोजर दिए हुए हैं, डिस्क्लोजर बिल्कुल ठीक है, डिस्क्लोजर में मसला कोई नहीं है, मसला होता तो इधर ना होता, फिर वो पैराग्राफ इधर ना आता। ये बात समझ नहीं, लॉजिकल है। अगर उनके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट होती तो इधर क्यों लिखते भाई? उसका तो क्वालिफिकेशन का पैराग्राफ डलना था, उसका तो एडवर्स वाला डलना था, उधर जाने थे ना। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा मैटर है जो कि ऑलरेडी प्रॉपरली डिस्क्लोज किया हुआ है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बतौर ऑडिटर मेरी जजमेंट में मुझे ये लग रहा है कि यार मुझे इसके ऊपर चंद अल्फाज बोल देने चाहिए ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हेल्प मिले इस मैटर को अंडरस्टैंड करने में। तो भाई मैं एक पैराग्राफ डालता हूँ, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, जिसमें फिर मैं रेफर करता हूँ उस नोट नंबर को, नोट नंबर 6 में, नोट नंबर 8 में, नोट नंबर 20 में मैनेजमेंट ने ये बात की हुई है और ये उसका मतलब है, आपने अपना बताना, और साथ लाजमी ये नीचे लिख देना होता है कि आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सही है कि भाई इस हवाले से हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, ताकि यूजर घबरा ना जाएगा यार ये कोई नया पैराग्राफ आ गया, एम्फेसाइज किस चीज़ पे कर रहा है, पता नहीं कोई बड़ी बात ही ना हो, तो साथ उसको बता दो कि भाई हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है या आवर ओपिनियन इज अनमॉडिफाइड। सही है, आप उसको ये भी बता दो कि इस हवाले से, जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, इस हवाले से मेरा ओपिनियन भाई मॉडिफाइड कोई नहीं है। क्योंकि लॉजिकल बात, अगर भाई मेरा मॉडिफाइड होता तो ऊपर कहीं पैराग्राफ में आता ना कि क्वालिफिकेशन में डलता है, एडवर्स वगैरह में जाता है, यहाँ पर तो मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, या आपने उसको बताना है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये जो डिस्क्लोजर अंदर दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके ऊपर मैं खुल के ज़रा बात कर की है मैंने, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर हो जाए। और ये गल समझ, तो एम्फसिस डलेगा। तो एम्फसिस के लिए भाई चीज़ अहम क्या है? दो चीज़ें बड़ी अहम है, आप समझ लें। पहले नंबर पे तो जिसके ऊपर आपने एम्फेसाइज करना है ऑडिटर ने, वो वाला मैटर डिस्क्लोज्ड होना चाहिए पहले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और सही वाला डिस्क्लोज हो। मतलब कि दूसरा फिर पॉइंट बन गया ना कि आपका ओपिनियन उस मैटर के ऊपर अनमॉडिफाइड होना चाहिए। अगर मॉडिफाइड है तो भाई वो अपने रेलेवेंट सेक्शन में जाएगा, यहां पर नहीं आएगा। गल आइए समझ, रट्टा नहीं मारना, इसको समझ के चलें कि भाई जब अलग अलग सेक्शन मौजूद हैं चीज़ों के तो मिक्सअप क्यों करना है। ठीक है, मैंने आपको एक बार वो पूरी इक्वेशन से लिखवाई थी, वो इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है जी? फॉर एग्जाम्पल ये कैम इज नॉट, ये इन सब चीज, ये मतलब जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं ये सारी एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, ये क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, एम्फसिस, अदर मैटर पैराग्राफ, ये भाई बड़ी अहम बात है कि सारी चीज़ें एक दूसरे के का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, हर किसी की अपनी अपनी अहमियत है, अपनी अपनी जगह पे उन्होंने आना है। ठीक है, अच्छा
अब इसका तो थोड़ा सा आपको पता लग गया, बाकी अभी जाहिर है डिस्कस कर लेते हैं बुक से भी। दूसरा आ गई अदर मैटर पैराग्राफ। अब स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि यार देखो यही सारी चीज़ें हैं ना मेनली वो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जनरल चीज़ें। कहता है यार ओपिनियन डालना था आपने डाल दिया, या तो अनमोडिफाइड दे दिया, या क्वालिफाइड दे दिया, एडवर्स दे दिया, डिस्क्लेमर दे दिया, ये आपने कर लिया। कहता अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी का मसला तो वो आपने इधर डाल दिया, कैम कोई मिला आपने इधर डाल दिया, कोई ऑलरेडी मैटर डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके ऊपर आपको लगा कि बात करनी चाहिए, इधर डाल दिया। लेकिन वो कहता है कि यार अगर इसके अलावा भी कोई बात है, ऐसी बात जो कि यूजर्स ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के लिए ज़रूरी है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट के जो रीडर्स हैं, यूजर्स हैं, उनके लिए ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से ज़रूरी है। किसकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से? ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आपको लगता है यार ये मुझे बार बतानी चाहिए, ठीक है, तो वो वाली बात आप कहाँ पे लिखेंगे? अदर मैटर पैराग्राफ में। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं होगी, जाहिर है। क्यों? क्योंकि ऑडिट के हवाले से बात है, ऑडिट रिपोर्ट में आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्यों मैनेजमेंट लिखेगी? वो गल आइए समझ नहीं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मिसाल के तौर पर कंपनी को बने 5 साल हो गया, पहली बार जिंदगी में इस बार ऑडिट करवा रहे हैं 2024 का, 5 साल बने हुए हो गए हैं। अब देखें जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें तो सारे कंपैरेटिव भी आ रहे होंगे ना, आपका मतलब है कि 2024 का डाटा आ रहा है, साथ ही आपने 2023 का भी लिखा होगा, इधर अमाउंट्स लिखी हुई हैं, इधर भी कोई ना कोई अमाउंट आ रही है, ठीक है, इधर भी मतलब आ रही है ना अमाउंट्स। अब अगर ऑडिट रिपोर्ट ऊपर लगी हुई है और नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं, हो सकता है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, रीडर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ये समझे यार पिछले साल का भी लगता है ऑडिट कर दिया इन्होंने, जाहिर है कंपैरेटिव आ रहे हैं ना, तो पिछले साल को भी इन्होंने देखा हुआ है, हालांकि पिछले साल का ऑडिट हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब ये ऐसा मैटर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो नहीं ना आप किसी ने लिखा होगा जी हमारा पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ। ऑडिट का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का आपस में ताल्लुक नहीं है एज सच, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है AFRF के मुताबिक, आपके मतलब IFRS वगैरह का, उसमें कहीं पे ऑडिट का वर्ड ही नहीं है। पूरा IFRS आप PDF में ढूंढो, सर्च करो, उसमें ऑडिट का वर्ड ही वहां पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस ऑडिट करवाना थोड़ी है, उसका पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाना है। तो इसका मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी थी AFRF की बेस पर, दैट्स वाई उसके अंदर ऑडिट के हवाले से कोई बात नहीं हो रही होगी। लेकिन ऑडिटर को ये लग रहा है कि यार देयर इज एन एक्सपेक्टेशन गैप काइंड ऑफ, कि यूजर्स जो हैं वो शायद ये समझ रहे होंगे यार लास्ट ईयर कंपैरेटिव भी जो इसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा है वो भी हमारे ऑडिटर साहब ने देखा हुआ है, तो भाई उनको फिर अदर मैटर पैराग्राफ में बता दो, 2 लाइनें लिख के कि द लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी वर अनऑडिटेड, सिंपल, या प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी वर अनऑडिटेड, ये लिख दें। या दूसरी बात, हो सकता है कि पिछले साल का ऑडिट हुआ हो लेकिन किसी और फर्म ने किया हो, किसी और ऑडिटर ने किया हो, आपने नहीं किया। अब आपको लग रहा है कि यार हो सकता है कि अगर मैं ना बताऊं तो रीडर्स जो हैं वो ये समझ रहे होंगे पिछले साल भी इन्होंने किया, ठीक है, तो आप कौन सा पैराग्राफ डाल देते हो? अदर मैटर पैराग्राफ। उसमें आप लिखते हो कि भाई लास्ट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय XYZ एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु फॉर्म्ड एन अनमोडिफाइड ओपिनियन, या वॉट एवर द ओपिनियन वॉज, आपने ओपिनियन आगे लिख देना ही, डेटेड दिस रिपोर्ट, इस डेट की रिपोर्ट उन्होंने दी और उसके ऊपर उन्होंने ये वाला ओपिनियन दिया था लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ये मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, ताकि आपको पता लग जाए ऑडिट के हवाले से, ऑडिट के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो नहीं बात डिस्क्लोज होगी हमारा पिछला ऑडिट किसने किया, कब किया, क्या रिपोर्ट दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो उसको एंटरटेन नहीं करते इस चीज़ को। आइए गल समझ, ये भाई बेसिक्स इसकी बात है। अब इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं तो सारा समझ आ जाएगा। आ रहे हैं ज़रा, देखो उसने पहले पैराग्राफ में लिखा था कि जब ऑडिटर को लगता है कि एडिशनल कम्युनिकेशन मुझे कुछ करनी चाहिए, कोई मजीद बातें भी करनी चाहिए, तो ये पैराग्राफ डालते हैं। पहले एम्फसिस ऑफ मैटर आ गया, a paragraph included in the auditor's report that refers to a matter appropriately presented or disclosed in the FS। वो कहता है कि ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपने रेफरेंस देना है। रेफरेंस से मुराद क्या होता है कि जी प्लीज सी नोट नंबर फलां, जिसके अंदर ये बात हो रही है उसके ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है,
उसको आप इस तरह बताते हो, आप रेफर करते हो, क्योंकि ये डलना ही तब है जब ऑलरेडी मैटर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है। अप्रोप्रिएटली का मतलब क्या है, बिल्कुल सही तरह से। अगर वो बिल्कुल सही तरह से डिस्क्लोज नहीं था, वो मटीरियल था, तो भाई फिर तो क्वालिफिकेशन डालते, मिस स्टेटमेंट आपने की हुई है। लेकिन अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है, हमें मॉडिफिकेशन का मसला ही नहीं है कोई, ठीक है। तो आपने कहा जी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज द एफएस दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट, ऑडिटर की जजमेंट है, लाजमी नहीं है कि लाजमी डालना है। अदर मैटर में कुछ केसेस आते हैं, ठीक है, जैसे यही प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है, वो कहता है लाजमी डालो अदर मैटर पैराग्राफ। प्रीवियस ईयर का ऑडिटर कोई और था, वो कहता है लाजमी डालो अदर मैटर पैराग्राफ, ठीक है। इस तरह हम पीछे कल पढ़ के आए हैं कि अगर आपने विड्रॉ करना था लेकिन 2 रीजंस की वजह से आप ना कर सके, उनमें से किसी एक रीजन से, या तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऐसी थी कि विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं था, मतलब एंड पे काम पहुंचा हुआ था, या लॉ एंड रेगुलेशन रोक रहे थे, बट मैनेजमेंट ने स्कोप लिमिटेशन इम्पोज की हुई थी। स्टैंडर्ड फिर क्या कहता है कि यार आप विड्रॉ ना करो, ठीक है, आप डिस्क्लेम कर दो, बट एक अदर मैटर पैराग्राफ डाल दो, उसके अंदर लिख दो कि भाई से मैंने आपको वहां पे कहा भी था कि इसको मार्क कर ले, ठीक है, कि उसमें भाई आप ये लिख लो कि सर मुझे जो है इस वजह से मैं विड्रॉ नहीं कर सका, ठीक है, ये लिखा हुआ है, मैं इस वजह से विड्रॉ नहीं कर सका क्योंकि लॉ एंड रेगुलेशन रोका है, या दूसरा जो था स्टेज ऑफ कंप्लीशन की वजह से, ठीक है। तो भाई अदर मैटर पैराग्राफ में 2-3 सिनेरियो तो लाजमी वो बताते हैं, बाकी ऑडिटर की उसमें भी जजमेंट होती है। इधर प्योरली ऑडिटर की जजमेंट है किसके ऊपर बात करनी है, ठीक है जी। वो कहता है कि जो मैटर इन द ऑडिटर्स जजमेंट इज ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट इट इज फंडामेंटल टू, फंडामेंटल का मतलब इतना अहम है, बुनियादी पॉइंट है, कोई समझ आना बड़ा जरूरी है। इट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा अहम लग रहा है, ऑडिटर को लग रहा है कि यार अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फ्लॉ डिस्क्लोजर की समझ ही नहीं आनी, उसकी जजमेंट है, उसको लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए वरना उनको समझ नहीं आएगी। बात आ रही है समझ आपको, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ये इसमें शायद एग्जांपल्स भी आएगी, उन्होंने वैसे दी होगी, ये ज़रा नीचे वाले देख लें, नीचे पहले सर्कमस्टांसेस पे आए पर, जैसे कि उसने कहा एग्जांपल्स क्या हैं, पेपर में आ सकते हैं एग्जांपल। उसने कहा एन अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन, कोई लिटिगेशन है, कोई केसेस चल रहे हैं, या कोई डिपार्टमेंटल कोई मसले चल रहे हैं, कंपनी के केसेस किए हुए हैं, और उसका आपको एक अनसर्टेनिटी है ना, कि मतलब पता नहीं क्या रिजल्ट निकलेगा उसका, आपको पता है ना कि आपने प्रोविजंस रिकॉर्ड करनी होती हैं उसकी, ठीक है। मिसाल तौर पे कंपनी ने एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, तो कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, लेकिन कंपनी काफ़ी हद तक पॉजिटिव है कि भाई हम तो निकल आएंगे, इतनी हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, प्रोविजन उसने IAS 37 के मुताबिक प्रॉपर सही वाली रिकॉर्ड की हुई है, ऑडिटर को कोई मसला नहीं है, ऑडिटर को नहीं लग रहा है कि गलत प्रोविजन है, अगर लग रहा है कि गलत है, मिसस्टेटेड है, फिर तो क्वालिफिकेशन डलनी है। यहाँ पे हमें लग रहा है बिल्कुल सही है, उन्होंने मैटर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज, जो जो चीज़ें बतानी चाहिए थी उन्होंने सारा बताया हुआ है, लेकिन ऑडिटर को लग रहा है कि यार इतना अहम मैटर है, ये बड़ा कोई इसका इम्पैक्ट है, तो क्यों ना मैं भी इसके ऊपर 4 अल्फाज बोल दूँ, तो वो बोल देगा, ठीक है, सारा रेफरेंस देके फलां नोट को देखे। दूसरा जैसे उसने कहा अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई आया है जी, अब भी एप्लीकेबल ही नहीं है। ये वैसे बात थोड़ी अजीब सी इन्होंने इस लेवल पे आपको कर दी है, बट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें स्टैंडर्ड्स जो है ना अपडेट होते रहते हैं, जैसे IFRS 15 4-5 साल पहले आया, IFRS 16 आया, लीजेस सही है, पहले IAS 17 होता था, फिर आपका ये मतलब कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ओवर द पीरियड चेंज होते रहते हैं। अच्छा जब ये आते हैं ना IFRS की तरफ से, फ़ौरन एप्लीकेबल नहीं हो जाते, हर मुल्क ने अपना अपना देखना होता है। हमारे मुल्क का हिसाब अजीब सा है कि हमारे मुल्क में है भी कुछ नहीं उस तरह का, लेकिन हम भाग के लगा भी लेते हैं। जैसे IFRS 9 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अभी तक दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर ये नहीं उन्होंने अप्लाई किया, कहते हैं उन्होंने अभी डेट आगे की रखी हुई है, तब से इफेक्टिव होगा ये, ठीक है। जहाँ पर अच्छी वाली स्टॉक मार्केट्स भी हैं, अच्छी वाली इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी, हमारे तो है ही कुछ नहीं, और लेकिन हमने भाग के बाद उठा के मुसीबत में डाल दिया है। अकाउंटेंट्स को भी, ऑडिटर्स को भी, डिस्क्लोजर इतने लंबे लंबे देखो, उसके सारा भी देखो, ट्रीटमेंट्स देखो, जो कंपनीज़ के अंदर लोग हैं वो इतने वेल इक्विप्ड ही नहीं है इन्फॉर्मेशन से, या इतने वेल वर्स्ड ही नहीं है, इतने कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि उनको IFRS 9 आता हो, लेकिन वो बेचारे कर रहे हैं। तो खैर वो कह रहा है कि अगर आपने भी इस तरह करना है कोई, कि लेट्स से एक स्टैंडर्ड है वो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल है, लेकिन आप पहले से उसको अप्लाई करना चाह रहे हो, ये अलाउड है,
सही है, IFRS के मुताबिक अलाउड है ये, ठीक है। तो वो कहता है कि वो अगर आप करना चाह रहे हो तो जाहिर है एक बड़ी चीज़ आप कर रहे हो ना, परवेजिव इफेक्ट है, अगर उसका बड़ा इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो ऑडिटर को फिर लगता है कि यार ये भी मैं बता दूं कि यार ये असल में तो आगे जाकर होना था, मसला कोई नहीं है अभी भी करने में, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ इन्होंने बिल्कुल सही अप्लाई किया है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि एक बंदा है, उसने डिफरेंट, एक शेयर होल्डर है, उसने कोई डिफरेंट कंपनीज में किया हो सकता है किसी और कंपनी के अंदर वो हो ही ना, वो वाला स्टैंडर्ड उन्होंने ना अप्लाई किया हो, तो ऑडिटर को लग रहा है कि मुझे बता देना चाहिए कि यार इस वजह से हमने जल्दी किया हुआ है, मतलब कंपनी ने। आइजा 210 के मुताबिक जैसे उसने कहा, व्हेन अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन वुड बी अनएक्सेप्टेबल बट फॉर द फैक्ट दैट इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन। हाँ, कहता है कई बार ये भी होता है कि AFRF जो है वो हो सकता है कि ऑडिटर को अनएक्सेप्टेबल हो। अब देखो आप जरा पहुंच जाए आइजा 210 के ऊपर, प्रीमाइज ऑफ ऑडिट के ऊपर, हमने वहां पे कहा था कि अगर AFRF अनएक्सेप्टेबल है तो हमने ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करनी अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन आते हैं बीच में। देखो लॉ एंड रेगुलेशन तो कुछ भी करवा सकता है, कानून ने कह रही यार नहीं मेरे लिए ओके है चलो तुम करो, क्योंकि कानून ने कहना कि भाईजान आप AFRF उसी को मानते हैं ना जो कंपनीज एक्ट के 3rd स्केड्यूल के अंदर लिखी हुई हैं चीज़ें, ठीक है। मैं उस चीज़ को बाईपास कर देता हूँ, ये लो मैंने एक नया कानून बना दिया कि भाई तुमने ऑडिट करना ही करना है, जो मर्जी AFRF है चलो करो। मिसाल तौर पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए। अब आपने कहा कि जी कंपनीज का जो AFRF है वो तो हमने देखना है कंपनीज एक्ट के 3rd स्केड्यूल से, वहाँ पे आप गए, आपने देखा कि मेरी फॉर एग्जांपल कंपनी है, लार्ज साइज कंपनी है, उसके ऊपर वो कह रहा है जी कि IFRS लगाओ फुल वाले, जो कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, उसमें तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ही नहीं, ठीक है। और सार उसके 5th स्केड्यूल लगाओ आप कंपनीज एक्ट का। आपने कहा कि भैया AFRF फारेगा, मैं जा रहा हूँ, उसने कहा रुक जाओ भाई कहाँ जा रही है, देखो हम अदालत से ये लेकर आए हैं अपने लिए कि हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चल सकते हैं। अब ऑडिटर को मजबूरन करना पड़ना है, बट ऑडिटर साहब को लग रहा है कि भाई ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जरूरी है इस बात को समझना। गलत अब नहीं रहा, क्योंकि जब कानून ने इजाजत दे दिया तो गलत कैसे हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम MC2 मैटर डाल के उसमें लिख देंगे कि सर वैसे तो अक्रूवल बेसिस वाला होता है, लेकिन वो फलां वाला पैराग्राफ देख लें, हमें लॉ ने कहा है कि आप फिर भी इनका ऑडिट करें, इसलिए हमने किया है। बात आई समझ। अगला आइजा 560 subsequent events, when facts become known to the auditor after the date of auditor's report and the auditor provides a new or amended auditor report। हाँ, वो कहते हैं जब ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है, अब कोई नया मैटर पता लगा है, हमें पता है ना कि ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले तक ऑडिटर की एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने खुद ढूंढ रहे होते हैं मैटर, कोई ऐसा मिल जाए जिसका ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट हो। लेकिन जब वो ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी अब उसकी पैसिव है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसिव से मुराद है कि अब मैनेजमेंट से इंक्वायरीज वगैरह करेगा, अगर उन्होंने बता दिया तो उसके ऊपर वर्क कर लेंगे, नहीं बताया तो नहीं करेंगे। तो भाई हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई है जिसकी बेस पर हमें लग रहा है कि हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करनी पड़ेगी, तो वो कहते हैं फिर भी आप एक MC2 मैटर पैराग्राफ डाल दो कि भाई पहले हमने फलां डेट पे रिपोर्ट दी थी, उस वक्त ये चीज़ें थी, अब एक नया ही इंफॉर्मेशन आई उसकी बेस पे ये। सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स दैट अकर्स बिटवीन द डेट ऑफ FS एंड डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। इस तरह कहता है कि यार डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब है कि उसके दौरान अगर कोई आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन पता लगी है उसके ऊपर भी आप एमसी दे सकते हो। देन अ मेजर कैटास्ट्रॉफी दैट हैज और कंटिन्यूड टू हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन। अगर कोई बहुत बड़ा कोई कैटास्ट्रॉफी का आपको पता है कि कोई बहुत बड़ा क्या उसे बोल सकते हैं उर्दू में, कोई नुकसान हो गया, कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर हो गया कोई बड़ा, ठीक है, जिसका कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर बहुत इफेक्ट है, ऑल्दो आपको कोई मसला नहीं है, आपका कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है उसके अंदर, आपको एविडेंस मिल चुका हुआ है, बट यू जस्ट वांट टू टेल द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अबाउट दैट, तो आप उसको बता दोगे कि यार ये जो फलां चीज़ें अभी तक स्टॉक कम आ रहा है या फलां जो एसेट्स हैं उनकी इंपेयरमेंट हुई है वो इस वजह से हुई है कि ये चीज़ें ख़राब हुई थी, ठीक है, आप इस तरह उनको बता सकते हो। नीचे उसने वो लिखा है जो मैंने आपको पहले कहा जज्बाती नहीं होना, उसने लिखा अ वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ मे डिमिनिश द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिटर्स कम्युनिकेशन अबाउट सच मैटर। कहता अन्य वानी ये होगा कि आपने 10-10 एमसीक्यू मैटर डाले हुए हैं तो कहता है वो उसकी जो इफेक्टिवनेस है ना चीज़ की वो खत्म हो रहेगी। यहाँ पे आपने वो मैटर डालने जो आपको लग रहा है यार बड़े इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए, वो बताने चाहिए मुझे, ये नहीं कि आपको लग रहा है पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है तो वो कहेगा भाई फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की क्या जरूरत है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सारे डिस्क्लोजर डाल देते। आइए बात समझ, तो ये मामला है। अच्छा ये सर्कमस्टांसेस, अब जरा आ जाए पीछे दोबारा इसको देखते हैं। कहते हैं व्हेन द ऑडिटर कंसीडर्स इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टू मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द एफएस दैट आर ऑफ सच इंपॉर्टेंट दैट दे आर फंडामेंटल। तो भाई वो
डालेगा। द मैटर हाईलाइटेड मस्ट नॉट बी अ मैटर, वो साथ लिख रहा है, कहता है जो आप मैटर लिखना चाह रहे हो उसके अंदर वो मॉडिफिकेशन वाला ना हो। मॉडिफिकेशन वाला सिंपल आपको मैंने लॉजिक बता दिया, अगर मॉडिफिकेशन वाला होना है तो भाईजान ऊपर आइजा 705 के मुताबिक डलेगा ना, उसका क्वालिफाइड ओपिनियन डालो, उसका एडवर्स डालो, उसका डिस्क्लेमर डालो, इधर क्यों लिख रहे हो? तो पहला पॉइंट। दूसरा वो कहता है और डिटरमिन टू बी अ कैम, कहता है कैम भी ना हो, जब कैम का अलग से दिया जो हुआ है ये भाई आप लिख लेना अगर, और इसको समझ लें कि है क्या। मैंने क्या बताया, मैंने ये आपको बताया कि जब हर किसी का अलग अलग सेक्शन मौजूद है तो कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती सर, ठीक है। कहता है व्हेन द ऑडिटर इंक्लूड्स एन एम्फसिस ऑफ मैटर, अगर वो डालता है तो क्या करेगा, द ऑडिटर शैल इंक्लूड इट एज अ सेपरेट सेक्शन, सेपरेट सेक्शन हेडिंग उसकी आएगी एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ठीक है, हेडिंग बता दी। देन उसने कहा इंक्लूड इन द पैराग्राफ अ क्लियर रेफरेंस टू द मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड, कौन सा मैटर एम्फसाइज हो रहा है उसका रेफरेंस तो, एंड टू वेयर रेलेवेंट डिस्क्लोजर दैट फुली डिस्क्राइब द मैटर कैन बी फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसका रेलेवेंट डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन से नोट नंबर पे है वो आपने लिख देना है। एंड इंडिकेट दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट, और ये लिख दो कि भाई मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, सही है, बात आई है समझ, ये आपने बातें 3-4 नोट रखनी है। अच्छा, द इंक्लूजन ऑफ एम्फसिस ऑफ मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट डज नॉट अफेक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड एम्फसिस ऑफ मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर आइदर 705 570 और कोई डिस्क्लोजर जो आप उसमें देना चाह रहे हैं। मतलब वो कहता है ये भी नहीं है कि मैनेजमेंट ने किसी चीज़ को ऊपर डिस्क्लोजर नहीं दिया और आप कहते हैं मैं देता हूँ ना इधर, तो कथन नहीं भाई, अगर उसने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो ये तो मसला तो फिर क्वालिफिकेशन का लगता है, आप नया डिस्क्लोजर नहीं दे सकते। हाँ, आपने जो ऑलरेडी डिस्क्लोज की हुई हैं चीज़ें और अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज की हुई हैं उसके ऊपर आप एम्फसिस दोगे, ठीक है जी। ये एम्फसिस था आपका। इसकी ना ज़रा आए, इधर इलस्ट्रेशन है वो देखते हैं। जैसे ये ऑडिट रिपोर्ट का आगे फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो इलस्ट्रेशन पहले लिखी हुई है ना, मतलब वो जो नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं उसका बुलेट पॉइंट पढ़े 5वां, ये चीज़ है इसके ऊपर वो अब एमसीज आपको दे के दिखाएगा। वो कहता है बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, देखो पेपर में आपको क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि आपको वो ये बताए चीज़ कहे कि इसके ऊपर कौन कौन से पैराग्राफ डल रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ जो है यही हैं सारे, जो मॉडिफिकेशन वाले पैराग्राफ हैं यही है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट वाले, ओपिनियन वाले नहीं, मॉडिफिकेशन ओपिनियन ये वाले बस 1 2 3, ये मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन है, सारे के सारे क्या हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट, कैम के अलावा, कैम लिस्टेड के लिए लाजमी होता है आपको पता है, ठीक है। अच्छा जी, बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट देयर वाज अ फायर इन द एंटिटीज प्रोडक्शन फैसिलिटी व्हिच वाज डिस्क्लोज्ड बाय द एंटिटी एज अ सब्सिक्वेंट, एंटिटी ने भाई उसको डिस्क्लोज भी कर दिया, मतलब है कि आप जाहिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर हुई चीज़ IAS 10 के मुताबिक आपने कहा इसको एडजस्ट करो, उसने कर भी दिया, ओके। इन दी ऑडिटर्स जजमेंट द मैटर इज ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट इट इज, मतलब जाहिर आग लग गई है भाई अच्छी भली, तो ऑडिटर को लग रहा है यार मुझे भी कुछ दो अल्फाज दुआ खैर कर देने चाहिए, तो द मैटर इज ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट इट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस, द मैटर डिड नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन, कहते हैं सिग्निफिकेंट अटेंशन भी नहीं लगी, इसका मतलब है कि ये भी नहीं है, उसने आपको समझा दिया है कि ए नहीं हैगा, कैम का याद है ना, सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन लगती है उसके ऊपर, एफर्ट लगती है ऑडिटर की, वो कहते नहीं लगी इतनी, ईजी रहना है आपने, ठीक है। इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इन द करंट पीरियड, करंट पीरियड उससे पूरे वो वाली लाइन लिखी है जो कैम में होता है कि सिग्निफिकेंट अटेंशन लगी है करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी मैटर के ऊपर, वो कैम में चला जाता है। उसने कहा कि नहीं वो ऐसा कोई सीन नहीं है, तो भाई अब आपने सोचा यार ये इसके ऊपर क्या डलना चाहिए, तो आपने कहा यार एक सब्सिक्वेंट इवेंट का एक मैटर आया है, ठीक है, और जो डिस्क्लोजर बनता है उसने डिस्क्लोजर भी दे दिया, ना तो ये मैं इसको मिसस्टेटमेंट कह सकता हूँ, ना तो मैं कह सकता हूँ मुझे एविडेंस ही नहीं मिला, मिल तो गया एविडेंस, तो ये चीज़ें तो मिस हो गई सारी, ठीक है। फिर उसने स्पेशली कह दिया कि भाई अटेंशन भी लगी, आपने कहा यार ये भी मिस हो गया, बात आ रही है समझ, इस तरह आपने सोचना है। मटीरियल अनसर्टेनिटी के बारे से तो कोई बात ही नहीं हो रही, मतलब ये तो उसने कहा ही नहीं है कि अब मटीरियल अनसर्टेनिटी अगर वो कहता है इस तरह का फिर आप उधर जाओगे, ठीक है। तो भाई फिर एक मैटर डिस्क्लोज, अब दो चीज़ें पीछे रहेगी आपको भाई, ये और ये तब डलता है अगर मैटर डिस्क्लोज नहीं है और जिसके ऊपर आपने बात करनी है वो ऑडिट के अंडरस्टैंडिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये ऑडिट के अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, ये आपने लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो भाई एक ही चीज़ बची है
ये वाला सही है। अब इसका देखेंगे हेडिंग आगे फॉर्मेट में है, उसने डाला हुआ है एम्फेसिस ऑफ मैटर, उसने लिखा वी ड्रॉ अटेंशन, हम आपकी अटेंशन ड्रॉ करें टू नोट नंबर 10 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच डिस्क्राइब्स द इफेक्ट्स ऑफ अ फायर इन द कंपनीज प्रोडक्शन फैसिलिटी। मतलब आपने एम्फेसाइज कर दिया कि भाईजान जरा पढ़ लेना उसको गौर से जाके, बड़ा अहम मैटर है, ठीक है। और सार के लिखा आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। हमारा अगर सर मॉडिफाइड होता तो हम इधर ना लिखते, हम हुजूर ऊपर जाके कहीं इन पैराग्राफ में लिखते। आइए गल समझ आ रही जरा वापस। अब अदर मैटर पैराग्राफ दूसरा आइजा 706 के मुताबिक एक और पैराग्राफ अदर मैटर डेफिनेशन पढ़ें। अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रिफर्स टू अ मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है कि ऐसा पैराग्राफ जो कि किसी मैटर के ऊपर बात करे। कौन सा मैटर? एक ऐसा मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट या डिस्क्लोज नहीं किया गया, क्योंकि अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट या डिस्क्लोज किया गया होता और उस पर आपका ओपिनियन मॉडिफाइड ना होता तो आप एम्फेसिस दे सकते थे उससे उधर, आपके पास ये ऑप्शन था। लाजमी नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर देना है, बट आपके पास ये ऑप्शन था। अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आप ये डालते, बट यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी डिस्क्लोज नहीं है। लेकिन इन ऑडिटर्स जजमेंट, ऑडिटर्स आपको लग रहा है कि इट इज़ रेलेवेंट टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट, ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। अब ऑडिट के हवाले से बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखी जाती। मैंने आपको बता दिया पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड और प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ AFRF, वो AFRF की बेसिस पे होती हैं, वो फॉर एग्जांपल IFRS की बेसिस पे हैं, वो IFRS फॉर SMA की बेसिस पे हैं, वो AFRS फॉर SSC की बेसिस पे हैं, उन बेसिस पे हैं, ठीक है। उधर ऑडिट का वर्ड ही कहीं पे नहीं है, क्योंकि उनका मकसद ऑडिट को नहीं करवाना, वहाँ पर मकसद क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो ऑडिट के वाले से चीज़ें नहीं होगी, सिर्फ एक चीज़ होगी ऑडिट फी, ठीक है, फीस लिखी होगी और कुछ नहीं होगा, वो भी एक्सपेंस के तौर पे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर वो कहता है कि जी ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें लग रहा है कि बात पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन गैप कम करने की एक और कोशिश है ना, कि हमें लग रहा है कि यार अवाम को ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑडिट इटसेल्फ इसके हवाले से कोई बात हमें बतानी चाहिए, तो आप अदर मैटर पैराग्राफ में डालोगे, ठीक है। अब उसने लिखा जी कि व्हेन द ऑडिटर कंसीडर्स इट नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर अटेंशन टू एनी अदर मैटर और मैटर्स अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द एफएस दैट आर रेलेवेंट टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और द ऑडिट रिपोर्ट द अदर मैटर पैराग्राफ शैल बी इंक्लूड। बेसिकली आप इसमें ना 3 चीज़ें लिख सकते हो कि किन किन चीज़ों के ऊपर इसमें बात हो सकती है। या तो ऑडिट इटसेल्फ कि ऑडिट क्या है, उसके ऊपर, मतलब ये नहीं बताने लगे ना ऑडिट है क्या। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई ऐसा पॉइंट आ गया आपके ऑडिट के दौरान जो आपको बताना चाहिए उनको, तो फिर आप कर दोगे। या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से या ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से, इन तीनों में से किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए अगर आप बताना चाहते हैं अदर देन दोज मैटर जो कि ऑलरेडी डिस्क्लोज हैं, जाहिर है उनमें तो इनके हवाले से है ही, और सेकेंडली अदर देन ऑब्वियसली दीज एंड जो आपकी ओवरऑल रिपोर्ट है, मिसाल तौर पे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो नहीं इधर छापने लग जानी दोबारा, भाई वो ऑलरेडी लिखी हुई है वहाँ पे, रिपीट नहीं करना। उनके अलावा कुछ और, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि प्रीवियस ईयर का ऑडिट हुआ ही नहीं है, तो भाई ऑडिट के वाले से ना वो, ठीक है, तो बता दो उनको, उनको कुछ हो सकता ना पता हो। पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया हुआ है, बता दो उनको। आप विड्रॉ करने जा रहे थे, आप नहीं कर पा रहे ऑडिट के वाले से, जाहिर है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के वाले से ज़रूरी है, आपने विड्रॉ करना था बट आप नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो डिस्क्लेम आपको करना पड़ रहा है, आप वहाँ पे लिख दो अदर मैटर में कि भाई हमने तो वैसे ही भागना था, ठीक है जी। तो अदर मैटर की हेडिंग आप देंगे और उसमें लिखेंगे, वो कहते हैं ऑडिटर इज अलाउड टू यूज अदर मैटर पैराग्राफ वेयर, कहाँ पे आप कर सकते हैं, वेयर दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर तो लॉ आपको मना कर देता है कि आप नहीं यूज़ करना तो फिर आप नहीं करोगे। पाकिस्तान में लॉ मना नहीं करता, सही है, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 वो मना नहीं करती, वो कहती है आइजा 706 के मुताबिक आप डाल सकते हो। अच्छा, वो कहता है कि 2 सूरतों में आप कर सकते हो इसको। पहली सूरत क्या है कि कानून मना नहीं कर रहा, एंड द मैटर हैज़ नॉट बीन डिटरमिन टू बी अ कैम, मैटर कैम नहीं है, कैम होता तो उधर जाता भाई, वो इधर नहीं आना था, ठीक है। द कंटेंट ऑफ एन अदर मैटर
paragraph reflects clearly that such matter is not required to be presented or disclosed in the financial statement. And other matter paragraph does not include information that the auditor is prohibited from providing by law regulation. फिर इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आपने बतानी जो कि कानून आपको मना कर रहा है या कोड ऑफ एथिक्स आपको मना कर रहा है बताने से, कुछ ऐसा डिस्क्लोज नहीं करना. Another matter paragraph also does not include information that is required to be provided by management. इसमें ये भी कोई चीज़ नहीं होती कि मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करेगी तो आप बताएंगे. भाई मैनेजमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो उसने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे दी हुई है. ठीक है, अगर उसमें कोई मसला है तो उधर कोई क्वालिफिकेशन लगाओ ना जाके. ये वाला मैटर क्या है जो आप खुद से कोई आपको मैटर लग रहा है, कोई ऐसी बात लग रही है, आपको लगता है कि यूजर्स की ऑडिट के हवाले से या ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए मुझे बताने की ज़रूरत है. वो कह रहे हैं जी सर्कमस्टांसेस आमतौर पे कहाँ पे आपका यूज़ होता है. जैसे उसने कहा रेलेवेंट टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट के हवाले से, ये मतलब इसमें उसने कुछ बताना चाह रहा है. कहते हैं इन द रेयर सर्कमस्टांसेस वेयर द ऑडिटर इज अनएबल टू, ये वाला वो सीन आ गया विड्रॉ, ये एग्जांपल वो दे रहा है ना. कहता है इन रेयर सर्कमस्टांसेस वेयर द ऑडिटर इज अनएबल टू विड्रॉ फ्रॉम एन एंगेजमेंट इवन दो द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ एन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट, मतलब स्कोप लिमिटेशन जो है भाई इतनी बड़ी है कि वो परवेजिव है, लेकिन वो स्कोप लिमिटेशन मैनेजमेंट ने इम्पोज की थी. यही हम जो बात कर रहे थे. कहता है कि अब वो यहाँ पे अदर मैटर पैराग्राफ डाल देगा. ठीक है, इस तरह वो कहता है ऑल्सो देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर लॉ रेगुलेशन रिक्वायर द ऑडिटर टू कम्युनिकेट about planning and scoping matter in the auditor's report or the auditor may consider it necessary to communicate about such matter. इसके अलावा भी कहता है अगर कोई कानून को लगता है कि आपको ऑडिट का स्कोप क्या है, प्लानिंग वगैरह के ऊपर कोई बात करनी है तो वो भी कर सकते. ये आमतौर पर नहीं होता. ऊपर वाली चीज़ तो हमने दो जगह पे पढ़ी है, पेपर में आ सकती है कि भाई मैनेजमेंट ने आपके ऊपर स्कोप लिमिटेशन लगा रही है, मैनेजमेंट आपको एविडेंस नहीं लेने दे रही, आपने विड्रॉ करने का सोचा, बट आइदर ऑफ टू रीज़न, या तो आपका जो है स्टेज ऑफ कंप्लीशन इतनी पास आ गई है कि आपको लग रहा है यार अब क्या छोड़ के जाना है, या कानून आपको मना कर रहा है, तो वो कहता है फिर आप डिस्क्लेम करें, बट साथ लिख भी दें कि भाई मैं इस वजह से विड्रॉ नहीं कर सका. ठीक है, ये ऑडिट के हवाले से आ गया. देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी और द ऑडिटर. कहते हैं लॉ रेगुलेशन और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इन अ जुरिस्डिक्शन मे रिक्वायर और परमिट द ऑडिटर टू इलेबोरेट ऑन मैटर्स दैट प्रोवाइड फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, वो कहता है हो सकता है कि कोई लॉ रेगुलेशन आपको कहे कि यार ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर मजीद भी कोई बात कर दो. ठीक है, या ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई मजीद हेडिंग भी डालो तो फिर भी आप डाल सकते हो इसको. ठीक है, आपने मैटर वो याद रखने हैं जो आपको मैंने बताए हैं. इसमें लिख लें मैटर्स के लिए प्रीवियस ईयर का ऑडिट जो है वो किसी और बंदे ने किया है या अनऑडिटेड था. ठीक है, ये आप लिखते हैं. अच्छा, डुअल डेट आइजा 560, डुअल डेट वाला भी एक है. इसमें मैटर आप लिखते जाएं. एक तो ये विड्रॉ वाला आ गया. ठीक है, फिर आपका प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अनऑडिटेड, इसके ऊपर अदर मैटर डलता है. प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, इसके ऊपर डलता है. फिर ये जो है डुअल डेट क्या है, आइजा 560 के मुताबिक आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन पता लगी, अमेंडमेंट आ गई है, तो भाई एक तो आप एम्फसिस डालोगे. कब एम्फसिस आपने तब डालना है अगर वो मैटर डिस्क्लोज अगला किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो आप उसके ऊपर एम्फसिस डाल दोगे कि भैया ये वाला मैटर देख लो. ठीक है, और साथ ही ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डेट भी तो बदली है ना भाई, अब डेट भी तो बदली है. वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वाला मामला नहीं है, वो ऑडिट रिपोर्ट का मामला है. ठीक है, इसका मामला है. तो आप इसके हवाले से भी डाल लोगे कि यार पहले भी हमने एक ऑडिट रिपोर्ट इशू की थी फलां डेट की, अब ये वाली जो है ये इस डेट की है. ठीक है, ये और इसकी रीज़न क्या है. कहते हैं वेयर द ऑडिटर हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द ऑडिट प्रोसीजर ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट्स टू दैट अमेंडमेंट convey in emphasis of matter or other matter paragraph that auditor's procedure on subsequent events are restricted solely to the amendment when facts become known to the auditor after the date of auditor's report and the auditor provides a new or amended auditor report. वो कहता है कि हमने एक न्यू रिपोर्ट आपको दे दी है. ठीक है भाई, आगे समझ. अच्छा, आगे एंड अदर मैटर पैराग्राफ डज नॉट डील विद सर्कमस्टांसेस वेयर द ऑडिटर हैज अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी दैट आर इन एडिशन टू ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी. ठीक है, कहता है कि वो वाले मैटर नहीं है जैसे वो आपने देखा ना अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में, लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसमें भी देखा हमने फॉर्मेट में भी कि बुक्स हैव बीन केप्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट. फिर हमने कहा इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, इस तरह की बातें, ज़कात वगैरह कटी हुई है. वो कहता है वो इधर नहीं आएंगी. सिंपल प्रिंसिपल याद रखना है. देखो ये कहीं पे भी आपको प्रिंसिपल नहीं बता रहा. ठीक है, उसूल आपको वो डिफरेंट तरह के सिनेरियो बताता है, वहाँ से हमने असल में उसूल खुद बनाया है ये ओवर द पीरियड भी समझ के कि भाई जब एक अलग से सेक्शन मौजूद है चीज़ का तो वो उधर ही जाएगी वो चीज़, वो कहीं और नहीं जाएगी. ठीक है.
Other matter paragraph in the auditor's report referring to the fact that another set of financial statement has been prepared by the same entity in accordance with, हाँ ये भी एक हो सकता है मैटर, ठीक है। देखो आपने लिख लिया ना मैटर कौन कौन से, मतलब इसमें से कोई ना कोई आ जाता है पेपर में। आपने लिख लिया विड्रॉ नहीं कर सकते थे, आपने लिख लिया कि प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड ही नहीं थी, आपने लिख लिया कि प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी और ने ऑडिट की हैं, फिर आपने लिखा कि आइजा 560 के मुताबिक आपको अमेंडेड रिपोर्ट देना पड़ रही है, उसके ऊपर आप अदर मैटर भी दे दोगे, ठीक है। फिर अभी एक और चीज़ आई है, कहता है कि अगर एक ही कंपनी ने दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, ये शायद आपको अभी इतनी बात समझ ना आए, ये आइजा 800 सीरीज़ के अंदर है, स्पेशल पर्पज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात, ठीक है। स्पेशल पर्पज़, अच्छा खैर इसमें तो वो हाँ वो स्पेशल पर्पज़ के लिए भी होता है, लेकिन इधर वो ये कह रहा है, स्पेशल पर्पज़ को छोड़ें, यहाँ पे जनरल पर्पज़ की बात हो रही है। वो ये कह रहा है कि अगर एक एंटिटी ने दो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, दो डिफरेंट AFRF के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाई हैं, मिसाल के तौर पे एक एंटिटी है, लेट्स से वो यूके में भी रिपोर्ट करती है और वो यहाँ पाकिस्तान में भी रिपोर्ट करती, हो सकता है कि यूके के जो AFRF है हो जनरल पर्पज़। जनरल पर्पज़ से मुराद आम अल्फाज में ये है कि ज़्यादातर जो यूज़ होता है, जैसे IFRS है जनरल पर्पज़ है, ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि हो सकता है कि उधर की अमेंडमेंट्स हैं, कुछ उन्होंने कुछ अडॉप्ट किए, कुछ चेंजेस करके IFRS अपने पास लगाए, यूके वाले इसी तरह ही हैं, ठीक है। यूके के जो ये आइजाज है ना, उनके अंदर भी थोड़ा डिफरेंस है, उन्होंने अपने हिसाब से अडॉप्ट किए हुए हैं, ठीक। हमने तो एज इट इज़ किया ना, लेकिन हमने भी जैसे आइजा 700 सीरीज़ है, इसको मॉडिफाई किया हुआ है। ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन वो यही है ना, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर ही बात करें, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी बारीक सी मॉडिफिकेशन है बस, ठीक है। और लीगल वाली वो आ जाती है उसमें मॉडिफिकेशन, मतलब है कि डिफरेंट है मॉडिफिकेशन, ये वाली नहीं, चेंज की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो ये कह रहा है कि भाई अगर एक ही कंपनी ने दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं, ठीक है, जनरल पर्पज़ फ्रेमवर्क के तहत, या वो भी जनरल पर्पज़ ये भी जनरल पर्पज़ है, तो भाई दोनों में रेफर कर दो दूसरे को, मतलब एक इसमें लिख दो कि यार इन्होंने फलां वाले IFRS या फलां वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक भी एक और सेट बनाया हुआ है, और दूसरे वाले में लिख दो कि उन्होंने IFRS के मुताबिक भी एक और सेट बनाया हुआ है, सिंपल बात, ठीक है। ये ऑडिट के हवाले से आप उनको बता सकते हैं कि उनका भी ऑडिट हुआ है। देखो पढ़ो जरा, अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट रिफरिंग टू द फैक्ट दैट अनदर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द सेम एंटिटी इन अकॉर्डेंस with another general purpose framework and that the auditor has issued a report on those financial statements, और आपने उस पर भी रिपोर्ट दी हुई है, तो भाई बता दें यार, सिर्फ यही नहीं वो वाली भी देख लेना जाके, ठीक है। अच्छा अब आगे बात है कि प्लेसमेंट ऑफ मैटर, बल्कि पहले इसका ना वो पढ़ लो, एग्जाम्पल देखें जरा। अदर मैटर पैराग्राफ इधर आए, ठीक है, इधर इधर स्नैरियो में कोई है बात इस तरह की ना, रिफ्लेक्ट द, ऐसे नहीं, इधर आ जाए जरा, अदर मैटर पैराग्राफ देखें। कहते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ABC कंपनी फॉर द ईयर एंडेड December 31 वर ऑडिटेड बाय, मतलब पिछले साल की बात कर रहा है, वर ऑडिटेड बाय एन अदर ऑडिटर हु एक्सप्रेस्ड एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन दोज स्टेटमेंट्स ऑन March 31, 2021, ठीक है। आपने इस तरह लिखना है। ये कब आया पैराग्राफ, जब पिछला ऑडिट किसी और ने किया हुआ था, तो आपने क्या लिखा कि भाईजान द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ लिमिटेड, ठीक है, थोड़ा बहुत आप ऑब्वियसली चेंज कर सकते हो, चीज़ें सारी डालनी। चीज़ें कौन सी है, एक और ऑडिटर ने किया है, ठीक है, उस ऑडिटर का नाम लिखना वैसे लाजमी नहीं है कि किसने किया, लेकिन लिख भी सकते हो। खैर एक और ऑडिटर ने किया है, ठीक है, जिसने ओपिनियन कौन सा दिया, एक तो आपने लिखना किसी और ऑडिटर ने किया, फिर आपने लिखना उसने ओपिनियन कौन सा दिया, क्वालिफाइड दिया, रिवर्स दिया, अनमोडिफाइड दिया, किस डेट को दिया, ये भी आपने लिख देना। तो भाई ये आपका अदर मैटर का डल जाएगा। अब बात आई इसकी प्लेसमेंट, इसको रखना आपने कहाँ पर है, कहाँ पर इसको शो करना है। कहते हैं प्लेसमेंट इसकी डिपेंड करती है कि बाकी मज़ीद कौन कौन सी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और जो है ऑडिटर की जजमेंट बड़ी इन्वॉल्व है कि इस मैटर्स, इन मैटर्स को आप कहाँ पे रखना चाह रहे हो, ठीक है। तो कहता उसके हिसाब से है, कोई पक्का रट्टा नहीं कहता मैं आपको लगवाना चाह रहा है कहाँ कहाँ पे रखना है, ऑडिटर की जजमेंट है। लेकिन वो खैर फिर भी वो जैसे उसने बताया, कहता है लेट्स से कि व्हेन द एम्स द मैटर पैराग्राफ रिलेट्स टू द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, AFRF के हवाले से कोई पैराग्राफ आप डालें
मतलब है कि कोई स्टैंडर्ड की अर्ली अडॉप्शन है, जैसे AFRF के हवाले से होगी ना बात, वो इस तरह कहता है अगर कोई इस तरह का है, द ऑल्टर मे कंसिडर इट नेसेसरी टू प्लेस द पैराग्राफ इमीडिएटली फॉलोइंग द बेसिस, कहता है तो इतना अहम है ये AFRF के ऊपर जाहिर है जिसकी बेस पर बना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतना अहम पैराग्राफ है ये, तो हो सकता है कि आप ओपिनियन बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद ही डाल दें। देखिए सबसे पहले ओपिनियन बेसिस फॉर ओपिनियन ही आएगा, वो सबसे ज़्यादा अहम है, ठीक, उसके बाद ये बातें होंगी। वो कहता है कि अगर इतना ही अहम है तो फॉर एग्जांपल आप फिर ओपिनियन बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद इसको डाल दें, ठीक है। फिर आगे वो कहता है व्हेन अ कैम सेक्शन इज प्रेजेंटेड, लेकिन जब कैम भी मौजूद है, लिस्टेड कंपनी है, कैम भी डलेगा। कहता अगर कैम भी डालना है, एम्फेसिस ऑफ मैटर मे बी प्रेजेंटेड आइदर डायरेक्टली बिफोर और आफ्टर द कैम सेक्शन, कहता है या तो फिर आप एम्फेसिस ऑफ मैटर को कैम सेक्शन से फ़ौरन पहले डाल दो या फ़ौरन बाद में डाल दो, ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑडिटर्स जजमेंट, कि उसको कितना लग रहा है कि यार ये वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखें लॉजिक समझे बात का कि जब आप पढ़ना स्टार्ट होते हो, अगर 4-5 पेजेस की रिपोर्ट बन गई है तो आप पढ़ते पढ़ते हो सकता है बोर होने लग जाओ, आप थोड़ा सा पहले स्टार्ट में बड़ा एक्टिव होंगे, तो आपको फिर ये देखना है यार ये कौन कौन से मैटर्स ज़्यादा अहम है कि ये पहले डिस्कस कर लेने चाहिए, ताकि जो है, इसलिए ओपिनियन मेन चीज़ है ना, उन्होंने सबसे टॉप पे रखी है। यार ये तो पढ़ाओ ना, पता लगे 10 लाइनें पढ़ के बंदा बोर हो गया, वो कहता है फारिग रहो, इंग्लिश ही नहीं समझ आ रही, तो उसने कहा यार स्टार्ट में इस तरह की चीज़ें लिख दो, ठीक है। द ऑडिटर में ऑल्सो एड फर्दर कॉन्टेक्स्ट टू दी हेडिंग एम्फेसिस ऑफ मैटर सच एज एम्फेसिस ऑफ मैटर, हाँ कहता है ये आप इस तरह भी कर सकते हो, मतलब कि उसको डिटेल में, जैसे अगर आपने सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर एम्फेसिस ऑफ मैटर देना है तो एम्फेसिस ऑफ मैटर आगे स्लैश सब्सिक्वेंट इवेंट लिख दो, अगर आपने अर्ली अडॉप्शन के ऊपर देना है तो एम्फेसिस ऑफ मैटर स्लैश अर्ली अडॉप्शन ऑफ IFRS 16 या वट एवर जो भी है वो आप इस तरह भी लिख दो, ताकि वो कहता है मज़ीद डिफ्रेंशिएट हो जाए कैम से, ठीक है। हमने देखें पूरी कोशिश करनी है कि यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ना बड़े अच्छे से समझ आए हमारी ऑडिट रिपोर्ट, हम उनको समझाने, क्योंकि वो ले पर्सन हैं, वो ऑडिटर थोड़ी हैं, उनको क्या पता हमारी टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, तो हमने पूरी कोशिश करनी है उनको समझाने की। अच्छा, अब इसी तरह अदर मैटर पैराग्राफ की बात करते हैं, अगर कैम लगाया हुआ है आपने, कैम का सेक्शन आ रहा है और अदर मैटर भी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो आपने फिर भाई क्या करना है, अदर मैटर के साथ भी हेडिंग आपने चेंज कर देनी है, और इसको आप प्लेस चाहे जहाँ मर्जी कर लें, ऊपर नीचे, वही कैम के आसपास ही रखनी है चीज़ें, ये याद रखना है। एम्फेसिस वाला भी आपने कैम के इर्द गिर्द ही रखना है, और जो है ये ना हो गया अब पहले ये आ गया, फिर एंड पे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, फिर अचानक कुछ और आ रहा है, ठीक है, उधर रख लें। लेकिन अदर मैटर वैसे कई बार एम्फेसिस ऑफ मैटर जो है वो कैम के इर्द गिर्द रखा जाता है। अदर मैटर पैराग्राफ ना मोस्टली केसेस में एंड पे जाके साइन वाली जगह के पास जाके भी लिख दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑडिट के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ऊपर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपने अगर ये लिखना है, जैसे ये देखें कि ऑडिटर की जो है अपना पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनऑडिटेड थे, ये लिखना है, या पिछला कोई ऑडिटर और था, तो वो कहते नीचे जाके भी आप लिख सकते हैं, कैम के आसपास भी लिख लो, ठीक है, लेकिन थोड़ा नीचे भी जाके लिख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आम तौर पे अगर ये बात लिखनी हो ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनऑडिटेड वगैरह थी, तो हम बिल्कुल एंड पे जाके लिखते हैं, इवन लीगल जो रिक्वायरमेंट है ना उनके भी बाद जाके लिखते हैं, ठीक है। आप ज़रा इधर आएँ, वैसे हाँ ये जो है हमारी, हाँ ये देखें ना, ये जो ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन है, इसमें भी उसने अदर मैटर पैराग्राफ, ये देखें अदर रिपोर्ट और अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के भी बाद लिखा है, मतलब सिग्नेचर के ऊपर लिखी है वाली बात, ठीक है, अदर मैटर का पैराग्राफ उसने डाला हुआ है, ठीक है। तो इधर भी डल सकता है, कैम के आसपास भी डल सकता है, लेकिन बस वो अहम बात यह है कि आपने उसकी वर्डिंग थोड़ी सी आगे कोई हेडिंग शेडिंग और मज़ीद डाल के उसको एक्सटेंड करते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। भाई आगे समझ किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आपने पूछ लेनी है। ये आपका चैप्टर 14 भाई अल्लाह को प्यारा हो गया, बस हमारा जो है चैप्टर 15 एक दिन का स्टैंडर्ड है ये, क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें बस 5-7 नंबर का इसमें से कभी कभार आता है, और मोस्टली चीज़ें इस पर वही अप्लाई होती हैं ऑडिट वाली। और देन आपका कोड ऑफ एथिक्स है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो उसको हम देख लेंगे, ठीक है। कल कोशिश करेंगे कि इलस्ट्रेशंस आपके साथ 3-4 डिस्कस कर ली जाएं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। लेकिन भाई आपने रिपोर्ट की प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर करनी है, लिख लिख कर करनी है, लिख लिख कर करनी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क
ऑडिट के उनके क्वेश्चंस करें, ठीक है। आपके एथिक्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लिख कर होगा, वैसे नहीं पास होने वाला, ठीक है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।